हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो जो हमने विजन मंथ की जून मंथ की सीरीज स्टार्ट की करंट अफेयर्स की, उस सीरीज में हमने एज यू नो हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन को डिस्कस किया। उसी सीरीज में हम आज इंडियन इकोनॉमी के सीरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो उसमें एक्चुअली इकोनॉमिकल जो काफी लेक्चर, काफी जो सेक्शन काफी बड़ा एक्चुअली में। ठीक है। तो एक बार में इसको डिस्कस करना मुझे ज़्यादा फिजिबल नहीं लगा। ऑल्दो आई कुड डिस्कस, बट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इकोनॉमी के पार्ट को हम दो दो इकोनॉमी के जो सेक्शन है उसको अपन दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट ये आज डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। सो एंड ऑडियंस का रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। तो आप, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप इसको रेफर करिए। या आपके करंट अफेयर की जो भी सारी जो आपकी कंसर्न है, फॉर्मो है आपका करंट अफेयर्स को लेकर, उसे कम्प्लीटली दूर कर देगा। ठीक है। सो आप जिस ये इट इज़ वेरी रिलायबल सोर्स। सो आप इसे जरूर रेफर करिए। और हम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वही अपन एग्जाम के परस्पेक्टिव, स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। प्लस इसके साथ ही हम ये भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्योंकि मेंस के लिए आपको जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो भी चीजें ना, वो आपको डायग्राम्स वगैरह हैं, वो आपको अलग से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये मैगजीन से नहीं हो सकते आपके डायग्राम वगैरह। फैक्ट भी आपको, आई डोंट थिंक कि आप इतने लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे। बट हाँ, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो हम अभी याद कर लेंगे। प्लस मेंस के लिए जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी वो हम यहीं से कर लेंगे। ठीक है। तो जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो टाइम पीरियड होगा उसमें हम फैक्ट को याद करेंगे, इसके साथ ही डायग्राम्स और आंसर राइटिंग, जो भी सारी चीजें वो उसमें कर लेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट इसका जो चैप्टर एक्चुअली क्या, जो टॉपिक है वो है कि रिसेंटली क्या किया आरबीआई ना, आरबीआई द बैंक ऑफ बैंक्स, जिसने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग जो नॉर्म्स है उसमें थोड़ा रिवीजन किया, उसको अपडेट किया थोड़ा। वो क्यों किया है, उसका रीजन ये था कि कुछ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता था, इंडिया के कुछ स्टेट डिस्ट्रिक्ट में जो लोन है पीएसएल के अंदर वो अच्छे से दे नहीं पा रहे बैंक से। ठीक है। जबकि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अवर मतलब जितनी 40% देना होता है बैंक्स को, ठीक है, जनरली अपने लैंडिंग का, बट उससे ज्यादा दे पा रहे हैं। ठीक है। तो अब इस चीज को, जो डिस्पेरिटी उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, आरबीआई ने कहा कि जिन डिस्ट्रिक्ट में लोअर क्रेडिट फ्लो है उनके लिए हम ज्यादा क्रेडिट देने के लिए उन बैंक्स को ओबलाइज करवाएंगे। ठीक है। और जिन डिस्ट्रिक्ट में हाई अवेलेबिलिटी क्रेडिट ज्यादा फ्लो हो रहा है, जैसे हाई लोन अवेलेबिलिटी ये रहा, तो उन डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करेंगे, लोन को 90% वेट उसको देंगे। मतलब जैसे 40% है, तो अब इसको जो आप इसे मान सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट समझने के लिए मान सकते हैं कि जिन डिस्ट्रिक्ट में लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कम जा रहा है पीएसएल में, उन डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे, जैसे 45 कर दिया, ऐसे कर देंगे। ठीक है। और जिनमें ऑलरेडी अच्छे से मतलब सब कुछ चल रहा है पीएसएल के अंदर, जिन डिस्ट्रिक्ट में जो अच्छा कर रहे हैं उनको थोड़ा कम दे देंगे। तो ये एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की है। बट हमारे लिए ये नॉर्म्स इम्पोर्टेंट है नहीं है सच, कि किस कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट को क्या दिया है, कितना परसेंट दिया है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है ना, ये इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम जो आपकी इकोनॉमी का जो स्टैटिक पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, एमएसएमई को जो सारे बैंक्स लोन देती है ना, वो किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं पीएसएल के अंदर। बस आपको इतना से याद रखना है। मतलब जितने भी लोन्स एमएसएमई को दी जाते हैं वो किसके अंडर आते हैं, वो पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का आप मीनिंग तो समझ सकते हो, जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। तो आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि इन सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका, आपका जो एमएसएमई हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, तो इन सब सेक्टर्स के लिए आरबीआई अलग से बैंक्स को वो देती है कि ऑब्लाइज करती है कि आप इनको लोन देना ही पड़ता है। तो 40% लोन लेना पड़ता है, जितना भी आप देते हो उसका 40% लोन देना पड़ता है। तो अपन इसको डिटेल में नीचे देखो, ये चार्ट अपन इसके थ्रू डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक है। बस आप याद रखना कि जो सारे बैंक्स लोन्स होते हैं एमएसएमई के, वो पीएसएल के अंदर आते हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया कि क्यों जरूरत थी, रीजनल डिस्पेरिटी ज्यादा, कुछ डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा हो रहा है, कुछ को कम हो रहा है। और एमएसएमई को लोन अच्छे से नहीं मिल रहा है क्योंकि इनफॉर्मल लैंडिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा।
और मैन्युफैक्चरिंग से इसको बूस्ट मिलेगा। अब ये तो मैंने देख लिया, हमने बता ही दिया कि क्यों जरूरत है, इन सबको प्रायोरिटी देनी पड़ती है सब, ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि पीएसएल जो ये जो सिस्टम है पीएसएल का, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, उसको फॉर्मलाइज किया गया था 1972 में, बस इतना याद रखना है। और ये किसके थ्रू कौन से अप्रोच के बेस पे अडॉप्ट किया गया था, ये लीड बैंक स्कीम, जिसको आपको रिकमेंड किया था गॉडगिल कमेटी ने 1969 में, बस जिसमें एरिया अडॉप्शन ऑफ एरिया अप्रोच, ठीक है बस। और हाँ, ये गोस कमेटी जिसने सेक्टर वाइज इसे रिवाइज किया है, बस मतलब मेन कमेटीज आप इतना ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप गॉडगिल और गोस कमेटी को याद रख सकते हो कि ये पीएसएल से रिलेटेड है, ठीक है। तो बस इतनी सी है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। और लीड बैंक स्कीम भी पीएसएल से रिलेटेड है। अब जब मैंने पहले बताया कुछ सेक्टर से, एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एक्सपोर्ट को ज्यादा सपोर्ट करने के लिए भी लोन लेते हैं। जैसे कोई फार्मर है, उसने मैंगोज उगाए हैं, ठीक है, उसके पास, बट वो क्या करना चाहता है, वो मैंगोज को यूएसए में एक्सपोर्ट करना चाहता है, बट उसके पास इतनी ज्यादा इनकम नहीं है कि वो अपने खुद से एक्सपोर्ट कर सके। तो क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यूँ बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स के थ्रू आरबीआई को डायरेक्ट करती है कि आप उनको पीएसएल के थ्रू लोन दिलवाइए। तो आरबीआई नॉर्म्स रिलीज करती है, रूल्स बनाती है कि आपको बैंक्स को इतने पीएसएल के अंदर एक्सपोर्ट के लिए भी आपको देना पड़ेगा। इसके साथ एजुकेशन जो आपके जो बैकवर्ड जो होते हैं आपके जो होते हैं, ठीक है, पुअर पीपल के लिए लोन, पुअर स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ हाउसिंग में भी किसी को घर बनाना है उसके लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ एजुकेशन वगैरह उन पे, और रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ग्रीन, ये आपको पता ही होगा, अदर्स कुछ अदर सेक्टर्स भी होते हैं। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि देखो ये कुछ वीक सेक्शंस है, मतलब देखो स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स, इनका अलग से कैटेगरी बना दिया सब। देखो एग्रीकल्चर में देखो कितने अलग अलग कैटेगरीज बन गई, देखो स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर बना दिया। इसके साथ ही डिस्ट्रेस फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, मतलब जो ये होते हैं ना जमींदार, क्या बोलते हैं उसको, साहूकार वगैरह से लोन ले लेते हैं ना गाँव में, तो उसी की बात कर रही है। और स्मॉल मार्जिन मतलब जिनकी लैंड बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। तो एक होते बिग फार्मर्स, तो ये सबको इनको कैटेगरी कर दी है आरबीआई ने, ठीक है। और आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, एसएसटीज है, जो विलेज इंडस्ट्रीज है छोटी मोटी। इसके साथ ही जो डिसेबल पीपल है, और इसके बाद इंडिविजुअल वुमेन है, ये सेपरेटेड वुमेन जिसका डिवोर्स वगैरह हो रखा है उनके लिए, माइनॉरिटी कमिटीज है, और हो गया बस, ठीक है, ये सब कुछ है। बस इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये देखो ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद, आपको ऐसे बेसिक पता ही होगा, बस याद ये रखना है, यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंस स्टार्ट होता है। तो आपको याद यहाँ पे क्या रखना है कि जितने भी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स होती है प्लस फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेस होती है, ठीक है। देखो फॉरेन बैंक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक तो फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ज्यादा ब्रांचेज हैं, और एक फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से कम ब्रांचेज हैं इंडिया में, ठीक है। तो जो कमर्शियल हमारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और जो फॉरेन बैंक्स जिनकी 20 से ज्यादा ब्रांचेज, उनको अपना टोटल लैंडिंग का 40% प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ता है, 60% अदर अपनी वो जो चॉइस के अनुसार दे सकते हैं। तो 40% तो इन जो जैसे एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा, माइक्रो इंटरप्राइजेस मतलब एमएसएमई, जो वीकर सेक्शन है, इन सबको मिला के 40% होता है टोटल। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, लोग शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स प्लस फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस और अबव, राइट। हाँ, इसके अलावा एक अलग से कैटेगरी है, मतलब जिन फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस 20 से कम है, उनमें अप्लाई तो सेम ही होता है, मतलब उनको भी 40 अपना 20 क्या बोल सकते हैं 40% ही देना पड़ता है लैंडिंग का, टोटल लैंडिंग का। बट आपको इसमें ये डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ना सेक्टर वाइज आपको स्पेसिफिक आपको वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करना। जैसे इन जो ये कैटेगरी है, इसमें क्या होता है, आपको एग्रीकल्चर को 18% ही दे सकते हो आप, उससे कम ज्यादा नहीं दे सकते, ना तो 15% दे सकते हो, ना ही 20% दे सकते हो, आपको 18 ही देना है। और यहाँ पे जैसे अदर सेक्शन है, उनके जितना परसेंट फिक्स किया ना आरबीआई ने, उतना ही देना पड़ेगा आपको। जबकि फॉरेन बैंक्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इनमें से देखो किसी भी सेक्टर को, जैसे एग्रीकल्चर को इन्होंने पूरा दे दिया, 40% ही दे दिया लैंडिंग का, तो उन पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, वो उनकी क्या है, उनके पास डिस्क्रिप्शन है, राइट। नेक्स्ट अब एक और जो आप कैटेगरी वो है
रीजनल रूरल बैंक्स रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, जैसे नाबार्ड की तरह। तो इनमें क्योंकि देखो ये एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट या वीकर सेक्शंस के लिए तो बनी हुई है, तो इनको है ना अपना लैंडिंग का 75% क्या करना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। तो इनके लिए जो क्या है, ये आपकी लिमिट ज़्यादा है, राइट। और ये सेम ही है, इनको भी वही एग्रीकल्चर जितना भी होता है इनका कुछ परसेंटेज निकाल दो फिक्स परसेंट में, इनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। बस आपको याद ही रखना है, राइट। इसके साथ ही अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती हैं कुछ, ठीक है। मतलब ये लेन देन छोटा मोटा छोटे लेवल का लेन देन करती हैं, तो उनको भी अपने 75% जो लैंडिंग है उसको किस में, पीएसएल में देना पड़ता है, ठीक है। और इनमें सारे लिमिट्स अप्लाई होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इसके साथ एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन ये मान सकते हो आप, कि जैसे एनबीएफसी है, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज हैं, वो पीएसएल के अंदर नहीं आती। इसके साथ ही कोऑपरेटिव जो बैंक्स होती हैं वो पीएसएल के अंदर नहीं आती। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, ये एक बैंक है, बैंक का टाइप है, इस पे पीएसएल नॉर्म्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है, दैट्स व्हाई आई हैव हाइलाइटेड दिस फ्रॉम द रेड मार्कर, ओके। तो आपको याद रखना कि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ओनली कोऑपरेटिव बैंक्स है जिन पे पीएसएल ये आपकी नॉर्म्स अप्लाई होते हैं, जबकि अदर कोऑपरेटिव बैंक्स पे ये अप्लाई नहीं होते। अब देखो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी रिसर्च तो करने वाले हैं नहीं, ठीक है। हमें बस एग्जाम क्लियर करना है, बस हमारा फोकस ये होना चाहिए, ना कि नॉलेज गेन करना। नॉलेज आप जब सर्विस में आ जाओगे तब आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देंगी, तो आप अकॉर्डिंगली आप जितना आपको पढ़ना आगे जाना, यूएस किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना, पीएचडी करना इकोनॉमिक्स में, तो आप आराम से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बस इतना ही करवाने वाला हूँ जहाँ एग्जाम क्लियर हो जाए बस आपका, लेकिन हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए बस, हमारा यही मोटिव होना चाहिए फिलहाल। जब आप हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो तो उसके लिए आप है ना एग्जाम जब आपका हो जाए, क्या बोल सकते हैं, सिलेक्शन, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हैं, उसमें पीएचडी वगैरह कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। बट अभी वो कोई जरूरत नहीं है आपको, आपको बस इतना नॉलेज, मिनिमम नॉलेज होना चाहिए जिससे आपका एग्जाम का क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ए सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, जिसे फिन इन्फ्लुएंसर्स भी बोलते हैं। अब देखो सेबी ने क्या क्या है, सेबी एक्चुअली रेगुलेटरी बॉडी, आपको पता ही होगा, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये भी। तो इसका काम है कि जो स्टॉक्स वगैरह, जो शेयर्स वगैरह होता है उनको रेगुलेट करना, उनके जो इलेगलिटीज उसको रोकना, ये सब कुछ है, ठीक है। तो उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने उस पावर का यूज करते हुए उन्होंने जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे फाइनेंशियल स्पेशल क्या होता है सर, तो देखो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर वो होता है जो सोशल मीडिया पे क्या करता है, ऐसे लोगों को इंफॉर्मेशन देता है कि आपको कौन से शेयर, कौन सी मतलब कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करनी चाहिए, कौन से बॉन्ड लेने चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, ये सब कुछ जो आपको इन्वेस्ट वगैरह मनी रिलेटेड चीजें होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो आपको देता है, आपको एडवाइस देता है, उसे बोलते हैं आपका फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। जैसे यूट्यूबर जैसे आजकल होते हैं ना, और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, वैसे ही ये भी सोशल मीडिया पे आपको एडवाइस देता है फाइनेंस से रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। तो उसके लिए, क्योंकि देखो इससे पहले क्या था, सेबी इन पे कोई रेगुलेशन नहीं था, ये अपने मन चाहे कुछ भी कर सकते थे, मिसलीडिंग चीजें दे सकते थे, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जैसे आपने किसी ये फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की बात सुन ली और आपने किसी स्टॉक में, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जो डूबने वाला है, ठीक है, तो आपका उल्टा लॉस हो गया बहुत ज्यादा, तो आप किसको जाकर कंप्लेन करोगे इसकी, तो इसकी कोई कंप्लेन कर नहीं सकता। तो उसको, उसके अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए सेबी ने इसके लिए रेगुलेशन आए, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, और तो क्या ही है, रेगुलेट करने के लिए, बस इतना सा है। ज्यादा देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं है सच, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है यहाँ से, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मिसलीडिंग एडवाइस को रोकने के लिए प्लस उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए सेबी ये रेगुलेशंस लेके आई है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए। और हो गया, इसके साथ ही हाँ कुछ चीजें जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, आप बोल सकते हो ये सच, आपके ये नहीं, मेंस में आप यूज कर सकते हो इन्हें, बट प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा ऐसा। तो आपका एक स्टडी हुई है रिसेंटली, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, ये 2019 की स्टडी है। तो उसमें क्या वो बोला कि इंडिया की जो
फाइनेंशियल लिटरेसी है वो है 27%। मतलब इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 27% ही लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट है, उन्हें पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना कहाँ नहीं करना। बाकी जो रेस्ट ऑफ द पीपल है वो क्या है, फाइनेंशियली इलिटरेट है। मतलब एजुकेशनली वो लिटरेट हो सकते हैं बट फाइनेंशियली वो क्या नहीं है, लिटरेट नहीं है। तो अब देखो, जब आपको पता नहीं किसी चीज का तो आपको क्या चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए। तो गाइडेंस के लिए ये लोग आते हैं, इस गैप को ब्रिज करने के लिए, ठीक है, पूरा करने के लिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। तो इनकी जरूरत इसलिए पड़ रही है यहाँ पे, राइट। हाँ, तो अब उनके लिए रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। इसके साथ ही इंडिया में बहुत आजकल आपको पता ही होगा ये चल रहा है काफी ज्यादा शेयर इन्वेस्ट करने वाला, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या देखिए स्टडी आई जिसमें क्या बोल रहे हैं कि जून 2021 तक 1.5 मिलियन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, करेंट रजिस्ट्रेशन हुए इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है 2022 की कंपैरिजन में। बस आपको याद ये रखना है। और आप और क्या रख सकते हो याद, देखो ये बहुत इतना डिटेल में है ना, ये अननेसेसरी डिटेल्स दे रही है। पहले मैं बता चुका हूँ कि इनको 120 130 पेज एक महीने में पूरे करने होते हैं, मतलब बनाने होते हैं। तो ये अननेसेसरी डिटेल्स देते रहते हैं। तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम से इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम की पर्सपेक्टिव से। अब देखो सेबी एक और वो है, क्या बोल सकते हैं, ये पहले से, इससे पहले रेगुलेशंस थे थोड़े बहुत उनके लिए, वो थे सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रेगुलेशन 2013, उससे वो रेगुलेट करते थे थोड़े बहुत। तो बट अभी उनके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाए गए हैं। अब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है ऑस्ट्रेलिया वगैरह की। देखो आप मेंस में यूज कर सकते हो, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्वेश्चन पूछा जाए, या आप बोल सकते हो फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्वेश्चन पूछा जाए आपको मेंस में GS3 में, तो आप लिख सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जाम्पल कि सेबी ने रिसेंटली ये काम किया है, ठीक है। बट आप ऑस्ट्रेलिया के लिख सकते हो एग्जाम्पल कि उनको अगर कोई विदाउट लाइसेंस कोई एडवाइस दे रहा है कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसको 5 साल की जेल हो सकती है। बस बस मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम इंडिया वाले हैं वो ग्लोबल वर्कफोर्स के गैप को कैसे ब्रिज करेंगे। तो देखो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है ORIF की, ये एक NGO है। तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट है 2030 तक है। इसमें बोल क्या रहा है कि जो टोटल ग्लोबल वर्कफोर्स होगा ना 2030 तक, उसमें से 24.3% जो होगा वर्कफोर्स कहाँ से आएगा, इंडिया से आएगा, ठीक है। 24.3% वर्कफोर्स 2030 तक इंडिया से आएगा। ऑब्वियस है, क्योंकि देखो इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अराउंड 150 करोड़ होने वाली है, ठीक है। तो वी आर द लाइक फर्स्ट नंबर पॉपुलेशन में। तो और इसके साथ ही हम IT सेक्टर में भी बहुत अच्छे हैं, मेडिकल के फील्ड में भी बहुत अच्छे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो वर्कफोर्स है वो अदर कंट्रीज में भी जाएंगे, काम करेंगे, और यहाँ पे भी अपना स्टार्टअप वगैरह ओपन करेंगे, व्हाटएवर जो भी करेंगे। तो ये चीज होगी। अब देखो हो क्या रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है सच, ये सर्वे वगैरह आप मेंस के लिए यूज कर सकते हो। बट हाँ, मेंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है प्रीलिम्स में कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ ली जाए, तो आपका MCQ एक बार आपको वो क्या बोलते हैं उसको करेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये हो सकता है। तो देखो क्या बोल रहा है कि जरूरत क्यों है वर्कफोर्स की ज्यादा, क्योंकि काफी कंट्रीज जैसे जापान हो गया, इटली हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऐसे कंट्रीज में क्या हो रहा है, बर्थ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, और जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो उनके फेवर में नहीं है जो कंट्रीज हैं, ठीक है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में देखो आप बोल सकते हो कि नियरली आपकी 65% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज के अंदर आती है। मतलब वर्किंग एज मतलब 15 से लेकर 65 ईयर की एज के बीच को बोलते हैं वर्किंग एज। तो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 1.4 मतलब 140 करोड़ पीपल में से 65% वर्किंग एज के अंदर आते हैं, और 27% मतलब ये आते हैं आपके 15 से लेकर 24 के बीच में। तो आप बोल सकते हो हमारे कंट्री के यूथ कंट्री है, यंग नेशन है। अब एक वर्ड है, आप इसे पूछ सकता है कि UPSC में किस टर्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली में इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ कंपनियां होती है, कंपनियां क्या करती है, सप्लाई चेन पे फोकस करती है, और उन कंट्रियों में करती है जहां उनके साथ अच्छे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलाइज हों,
कहने का मतलब है, जैसे कंपनी कोई हो गई आपकी, रिलायंस हो गई, ठीक है। अब हमारे अच्छे रिलेशंस किसके साथ साथ है? यूएई के साथ अच्छे रिलेशंस है, रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस है, फ्रांस के साथ अच्छे रिलेशंस है। तो वो क्या करेगी, उस चीज का फायदा उठा के वहां पे क्या करेगी, वहां पे अपनी सप्लाई चेन की स्टेप, जैसे यूएई यूएई में कुछ कर दिया, ऑयल रिफाइनरी खोल दी। तो ये सब जो चीजें मतलब इंडिया कंट्री को देख के, मतलब कंट्री के पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक अलाइंस को साथ को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो काम करती है, बिल्डिंग जो आपकी सप्लाई चेन नेटवर्क को स्टेब्लिश करने का, तो उसे बोलते हैं आपका फ्रेंड शोरिंग, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इसको, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि काफी कंट्रीज क्या हो रही है, ओल्ड एज में जा रही है, जबकि इंडिया क्या हो रही है, अभी यूथ कंट्री बहुत ज्यादा। तो अब इंडिया इसका फायदा उठा सकता है, अगर मैं हमारे यूथ को अपन प्रॉपर क्या करें, स्किल दें, उनको जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स प्रोवाइड करें, राइट। नेक्स्ट हो सकता है, हाँ देखो दो चीजें आपको हमेशा याद रखना है। हमारे पास देखो, हमारे अंदर डिमांड भी बहुत है। हमारा इंडिया इज वेरी लाइक बिग मार्केट, एज वी ऑल नो, इंडिया एंड चाइना आर द वेरी बिग मार्केट्स, ठीक है। तो हमारे पास देखो दोनों चीजें, हमारे पास वर्कफोर्स भी अवेलेबल है, इसके साथ ही साथ हमारे पास कंजप्शन के लिए भी, मतलब यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है, डिमांड भी बहुत है प्रोडक्ट्स वगैरह सर्विसेज की। तो जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब इंडिया वाले बनाएंगे वर्कफोर्स के तौर पे, और यूज भी क्या करेंगे, इंडिया वाले करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट, दैट्स वाई। तो दोनों चीजें हमारे पास ये फायदा है, हम खुद ही कंज्यूम कर सकते हैं। फायदा तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, हाँ ठीक है, ऐसा है केस। नेक्स्ट है, इंडिया बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस, आपको पता ही होगा, ये करता है, रेमिटेंसेस मिलते हैं इंडिया को बहुत ज्यादा। अभी रिसेंटली मिले थे 111 बिलियन, जो कि फर्स्ट कंट्री है जिसने सरपास किया है 100 बिलियन के डॉलर के लैंडमार्क को। बस उसके बाद चाइना वगैरह होता है। बस हाँ, एक चीज कंसर्न हमारे यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन, आप बोलोगे सर ब्रेन ड्रेन क्या होता है? देखो आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो दादा भाई नेहरू जी ने बुक लिखी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ब्रिटिश हमारे पैसे को मतलब ये यूज करके अपना मतलब ब्रिटेन में भेज रहे हैं, इंडिया वाले इंडिया के पैसे को। तो उसी टाइप एक नया कॉन्सेप्ट आया आजकल, उसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। उसमें क्या होता है कि जो इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स होते हैं किसी कंट्री के, वो किसी मतलब अपनी जो खुद की कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाके रहे, वहीं पे काम करें। जैसे कोई साइंटिस्ट हो गया, जैसे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये क्या होते हैं, ये इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। आपने देखा भी होगा, रिसेंटली एक रिपोर्ट में आई कि इंडिया के मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने क्या कर दिया है, like lakhs of people have gave up the Indian citizenship, ठीक है, and have taken over of other country citizenship। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो एटमोसफियर है स्पेशली, जो क्योंकि देखो, एक तो बहुत पैसे बहुत कम मिलते हैं, दूसरा स्ट्रेस बहुत है। यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है। तो जैसे अभी आपने देखा होगा, जो डॉक्टर्स के साथ काफी ज्यादा हरेसमेंट होता है, अगर किसी बाई चांस किसी की डेथ होगी किसी मतलब पेशेंट की, तो उन्हें लगता है कि डॉक्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। बट ऐसा नहीं है ना, डॉक्टर ही वाज लाइक ट्राइंग हिज बेस्ट टू सेव द लाइफ ऑफ पार्टिकुलर पेशेंट, राइट। बट हाँ, इंडिया वाला ही थोड़ा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, इसके साथ उनको सैलरी जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पाती है। That's why they are moving to other countries and leaving India. So that is a big concern for government of India and the country as a whole. Next, what we can understand ki how we can take like there government of India has taken a lot of steps to reap the demographic dividend of India. तो उसमें क्या क्या है, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। उसमें क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ा मतलब स्किल डेवलपमेंट का तरीका है कि आप स्किल्स कैसे देते हो। उसमें स्किल इंडिया मिशन आ गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। तो उसमें तो क्या ग्लोबल स्किल्स यूथ को दी जाती है। इसके साथ ही हम रिसेंटली आपको पता ही 2020 में नई एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए, एनईपी लाए हैं। उसमें क्या है कि स्कूल के करिकुलम में भी वोकेशनल एजुकेशन, मतलब वोकेशनल एजुकेशन मतलब होता है जैसे काम कैसे करते हैं कोई, इसके जैसे कुछ सिलाई करवा दी, ठीक है, ये सब कुछ। तो स्कूल के टाइम पे आपको सब कुछ सिखा देना, जिससे आपका मतलब
स्कूल के बाद आपको अपने पेरेंट्स वगैरह पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपना खुद का काम कर सकते हो। जैसे अदर कंट्रीज में होता है, जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनमें यही तो होता है कि उनको वोकेशनल एजुकेशन है ना बहुत जल्दी दे देते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा विजन है। नेक्स्ट है, हमने काफी कंट्रीज के साथ माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है। जैसे इटली हो गया आपका, फ्रांस हो गया, जर्मनी होगा। देखो हमने इंडो इटली रिलेशंस में देखा है, ठीक है, कि इंडिया 2023 में इंडिया और आपके इटली ने माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन किया था, आपको याद हो तो। अगर याद नहीं है तो इंटरनेशनल, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा इंटरनेशनल रिलेशंस वाला, तो जाके रेफर करिए, आपको पता चल जाएगा पूरा क्या कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक्चुअली में तो जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है कि इंडिया में ओनली है ना 24% जो आपकी वीमेन है वो क्या है 2022 में पार्टिसिपेट किया है वर्क फोर्स में, ठीक है। अब जबकि हमारे जो पीरियोडिक लेबर सर्वे क्या बोलता है कि 2022 में 37% जो आपकी वीमेन है उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अब देखो इन दोनों डाटाज में डिफरेंस क्यों है वो भी जरूरी है हमें जानना। देखो देखो ये बात ये है कि आईएलओ देखो बहुत बड़ी एजेंसी, ग्लोबल एजेंसी है, एज वी ऑल नो, वर्कर्स वगैरह के लिए, ठीक है, उनके राइट्स वगैरह के लिए। तो होता क्या, इंडिया वेरी 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 बिग कंट्री, ठीक है। तो अब आप हमारे जो 90% जो वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है, काम करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो होता क्या कि मतलब देखो आप अगर आप किसी विलेज में जाओगे तो जनरली क्या होती है, जो वहाँ की जो लेडीज होती हैं, वुमेन होती हैं घर की, वो जनरली क्या करती हैं, फार्म में काम करती हैं, ठीक है। और जो आपके जो होते हैं क्या बोल सकते हैं, जो जेंट्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, बाहर लाइक कमाने के लिए माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। तो वुमेन होती है वो वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह देखती है। तो जनरली क्या होता है, ये रिपोर्ट नहीं हो पाता है, बट पीएसएल जो पीरियोडिक लेबर सर्विस उसने उसे पता है कि हमारे इंडिया जनरली 90% अराउंड 90% क्या है, जो आपका जो वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो दैट्स वाई देयर इज डिफरेंस, क्योंकि उन्होंने मतलब देखा है कि भाई इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी काउंट किया है उसको। तो हो सकता है कि आईएलओ ने ये सेक्टर पे इतना फोकस नहीं किया हो, दैट्स वाई थोड़े स्टैटिक्स में डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा है कि ट्रेड डेफिसिट, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। अब हमारे पास देखो बात यह है, ट्रेड डेफिसिट, पहले यह बताओगे अब ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। देखो सिंपल ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। मतलब आप कितना एक्सपोर्ट करते हो कितना इंपोर्ट करते हो उन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो इंपोर्ट कम करते हो तो आपका ट्रेड सरप्लस होगा। और अगर आप इंपोर्ट क्या करते हो, ज्यादा करते हो एक्सपोर्ट कम करते हो, तो आपका क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। सो इंडिया इज अ ट्रेड डेफिसिट कंट्री, एज यू ऑल नो, इंडिया एक्सपोर्ट्स लेस इंपोर्ट्स मोर, ठीक है, दैट्स वाई। बट एक चीज हमको याद रखना है, इंडिया का देखो दो दो चीज होती है, एक होती है गुड्स होती है, एक सर्विसेज होती है। इंडिया का केस ये है कि इंडिया है ना सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, मतलब इन द टर्म्स ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया इज ट्रेड सरप्लस कंट्री, बट इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एक्चुअली इंडिया इज अ ट्रेड डेफिसिट कंट्री। तो ओवरऑल इंडिया ट्रेड डेफिसिट में, बट सर्विसेज की फील्ड में हम क्या है, ट्रेड सरप्लस है, उसमें हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है, क्योंकि हम ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो टर्सरी सेक्टर है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो चुका है, ठीक है, 1991 से जब लिबरलाइजेशन हुआ, पीवी आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उसके बाद से ही। बट हाँ मैन्युफैक्चरिंग को इतना बूस्ट नहीं मिला, दैट्स व्हाई वी आर स्टिल इंपोर्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब देखो बात यह है कि हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं ये बताओ आप सबसे पहले। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारे चाइना है, हाँ ये सच है। देखो हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है, फिर भी हमारे उनके साथ ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। उसके साथ ही यूएस है, उसके बाद यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड की, सेकंड बड़ी इकोनॉमी कौन है, चाइना। तो चाइना के साथ हमारे सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, प्लस यूएई के साथ अच्छे रिलेशन है बहुत ज्यादा, और इनके साथ ट्रेड भी सब थर्ड नंबर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद रशिया, सऊदी अरेबिया, ये हमारे जो 5 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। देखो बात ये है कि एज यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि भाई हमारा ट्रेड सबसे ज्यादा किसके साथ होता है, इतना तो बेसिक आइडिया होना ही चाहिए आपको ना। तो चाइना, यूएसए, यूएई, रशिया, सऊदी अरेबिया। तो देखो
ये तीन तो अपने आप ही हो गई बड़ी बड़ी चीजें। देखो चाइना, यूएसए, रशिया तो हो ही गया, ठीक है। यूएई और सऊदी अरेबिया दो नेबरिंग कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, ठीक है। तो बस हाँ, इसे याद रख सकते हो। बेसिक देखो प्रीलिम्स में तो ऐसा कुछ ऑर्डर वगैरह नहीं पूछेंगे, बट फिर भी आपको बेसिक पता होना चाहिए इतना तो। अब इंडिया का ट्रेड डेफिसिट किसके साथ है और ट्रेड सरप्लस किसके साथ है, ये भी हम देख लेते हैं। ये आपकी बात है 2023-22 की बात है। तो देखो चाइना के साथ हमारा हमेशा ट्रेड, याद रखना चाइना के साथ हमारा हमेशा क्या रहता है, ट्रेड डेफिसिट ही रहता है। रशिया के साथ भी डेफिसिट रहता है। साउथ कोरिया जो सैमसंग कंपनी जहाँ से है, हांगकांग चाइना से ही मतलब सिटी एक बहुत बड़ा। तो यहाँ इन जो आप कंट्रीज मान सकते हो जिन्हें, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, हांगकांग, इनसे हमारा ट्रेड हमेशा क्या रहता है, डेफिसिट रहता है। जबकि यूएसए से हमेशा याद रखना, यूएसए में हमारा इन जनरल हमेशा ट्रेड सरप्लस होता है। नीदरलैंड्स, यूके, जर्मनी, इटली। इटली का हमने देखा भी था कि यूरोप में क्या रहता है, यूरोप में इटली में ऐसा मतलब है जो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, 4th नंबर पे ये कंट्री यूरोप में, ठीक है। तो हाँ यूट्रिक आपके आप बोल सकते हो इटली के साथ भी हम ट्रेड सरप्लस में, ठीक है, और ब्रिटेन के साथ भी, राइट। तो ये सब कुछ है। बस देखो अब ये बोलेंगे सब कुछ कौन कौन सी चीजें कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये हमारे मेंस का टॉपिक है। और आप अगर आपने ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी लेक्चर्स क्या बोलते हैं स्टैटिक उसको प्रिपेयर किया है तो भी आपको पता हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कैसे इनको इम्प्रूव करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, सब कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम मतलब यही है कि एग्रीकल्चर को कैसे ज्यादा वो प्रोडक्टिव बनाए, कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाए, बस ये सिंपल है। और जो वर्क काम कर रहे हैं वहाँ पे फार्मर वगैरह, तो उनको कैसे एम्पावर किया जाए, उनकी इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो रिसेंटली हमारे जो पीएम है उन्होंने अराउंड 30,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या दिया है, कृषि साखी सर्टिफिकेट्स दिए हैं वाराणसी में, जो उनकी क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ से वो आपके इलेक्शन लड़ते हैं, तो जहाँ से वो एमपी हैं बेसिकली। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कृषि सखी क्या होती है। देखो अगर आप कृषि मतलब होता है एग्रीकल्चर, सखी मतलब होता है आपकी फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्चुअली फार्मर्स होते हैं बेसिकली, और ट्रेन होते हैं इसके साथ, क्या होती है, ट्रेन होती है एकदम प्रोफेशनल तरीके से। तो अब ये क्या करती है, अदर फार्मर्स को हेल्प करती है, उनको क्या करती है, एजुकेशन देती है कि कैसे अच्छे से ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन देती है। तो होता क्या है ना एक्चुअली में, ये जो होता है आपको फार्मर्स का फ्रेंड होती है, जो ये जो लोग होते हैं, जैसे स्पेशली विमेन पे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है, जैसे लखपति दीदी अपन देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ रखा है, ठीक है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो होता क्या है कि ये कृषि सखीज क्या होती है, ये जो विमेन बोल सकते हैं सर्टिफिकेट्स होते हैं, किन्हें देते हैं, जो विमेन जो आप बोल सकते हैं कि जिनको प्रोफेशनल ट्रेन होती है, जो खुद फार्मर्स होती हैं, जो नई नई जो आपके क्या बोलते हैं इक्विपमेंट्स लाती है, या नई नई जो मेथड्स होते हैं जिनसे क्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया जाए, जैसे नेचुरल फार्मिंग किया जाए, वो चीज जब अदर जो फार्मर्स हैं ग्रास रूट लेवल पे जो फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको जब वो हेल्प करती है तो उन्हें बोलते हैं कृषि सखी आपके बोलते हैं। और जब हेल्प करते हैं तो उन्हें ये आपके सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। बस ये है, सिंपल सा है। अब बात यह है कि ये कुछ प्रोग्राम है कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, ये किसके अंडर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बस आपको याद रखना है जो कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, देखो आपको लगे कृषि यार एग्रीकल्चर जैसे मतलब एमओई एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आएगा, बट ऐसा नहीं है, उसमें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी आती है, दोनों मतलब कंबाइंड प्रोग्राम दोनों का, ठीक है। अब रूरल वुमन है जो उनको उनको कृषि सखीज बनाना है, मतलब उनको वेल ट्रेन करना है, उनको हर चीज का मतलब उसको नॉलेज देना है कि कैसे ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो उनको अवेयर कराना। उसके बाद ये जो अवेयर हो जाएंगी, जो ट्रेन हो जाएंगी, वो ग्रास लेवल पे फार्मर्स की हेल्प करेंगी, उनको नई नई मेथड्स अपनाने के लिए बताएंगी, और क्लाइमेट से भी कैसे लड़ना है, मतलब कैसे क्रॉप एग्रीकल्चर को हमें रेजिलिएंट बनाना है उसकी भी इंफॉर्मेशन देगी, वो बताएगी ग्रास लेवल पे। इसके साथ ही ये जो कृषि सखी जो कन्वर्जेंस प्रोग्राम, वो किसका पार्ट है, लखपति दीदी का प्रोग्राम का जो पार्ट है। अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लखपति दीदी क्या होती है।
देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है कि लखपति दीदी प्रोग्राम है उसके अंडर ये चाहती है कि जो वहाँ की रूरल विमेन है, ठीक है, स्पेशली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, उनका ऐसे मतलब मेथड के थ्रू उनको ट्रेन किया जाए कि उनकी है ना मंथली इनकम मिनिमम 1 लाख हो जाए। मिनिमम क्या हो जाए? 1 लाख मिनिमम मंथली इनकम। वो भी सस्टेनेबल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आज इनकम हुई कल हुई नहीं। सस्टेनेबल मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए मिनिमम? वो है 1 लाख। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है, तो उनको ऐसी स्किल्स देना, ट्रेन करना अच्छे से, तो ये हो सकता है तरीका। मतलब कैसे भी, जैसे ड्रोन चलाना सीख लिया, ड्रोन दीदी भी है, या मतलब सिलाई करना सीख लिया, मतलब जो भी है व्हाटएवर, ऐसे स्किल्स दे जिनसे उनकी मिनिमम 1 लाख इनकम हो जाए पर मंथ सस्टेनेबली। अब देखो इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इनमें से एक है आपका R&D कम होता है। बट R&D की जो आपकी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में मेन जो बॉडी है जो इंडिया में एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च करती है, वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो एक प्रोग्राम है विस्तार, ये आपसे पूछ सकते हैं कि विस्तार कैसे रिलेटेड है, तो इसकी फुल फॉर्म ये है, देखो वीडियोस ऑन फार्म टेक्नोलॉजीज टू बी डेवलप्ड, टेक्निकल वेटिंग टू वीडियोस, मॉनिटरिंग स्टेट नोडल एजेंसीज एंड स्टेक होल्डर्स। मतलब क्या है कि वही है कि एग्रीकल्चर फील्ड में आपको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, इन सब की इंफॉर्मेशन कौन देगा? विस्तार देगा। बस इतना से याद रखना, विस्तार किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर फील्ड में आपके ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, उसके लिए क्या बनाए? विस्तार बनाया गया है। बस इतना से याद रखना है। इसके साथ आप क्या लास्ट देखो एनएसएस इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं इनको मैं अपन वही पढ़ेंगे जो एग्जाम सेंट्रिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है देखो कृषि विज्ञान केंद्र हैं कुछ, ठीक है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में क्या होता है? ये रिसर्च फील्ड यूनिट्स होती हैं आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्री रिसर्च की, बस, ठीक है, जिसमें क्या क्या नए जो आपकी सीड्स की वैरायटी को टेस्ट किया जाता है, कुछ नई नई मशीनरी को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, तो उनको देखा जाता है। बस बस इतना सा है। इसके साथ ही किसानों की, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए किसान कॉल सेंटर्स भी बनाए जाते हैं, जिनसे वो क्या कर सकते हैं, आपकी रेडियो वगैरह पे अगर आपने सुना होगा तो आप कॉल लगा सकते हैं उनसे, जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, अब ये आपकी कमेटी इंपॉर्टेंट हो सकती है थोड़ी बहुत, मतलब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है सच तो, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये कमेटी दलवाई कमेटी है, वो क्या बोलती है कि फार्मर को प्रोटेक्शन का नॉलेज तो है बट उनके पास स्किल्स नहीं है। सिंपल सी बात है। मतलब दलवाई कमेटी क्या रिकमेंड करती है कि फार्मर्स को स्किल दी जाए। सिंपल, बस इतना से याद रखना है। जब एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस की बात आए तो आप दलवाई कमेटी का नाम लिखिए और बोलिए कि दलवाई कमेटी हैज रिकमेंडेड द फार्मर शुड बी इम्पार्टेड विद न्यू स्किल्स, बस इतना से याद रखना है। अब इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कम है, वैसे भी ओवरऑल इंडिया में ही कम है, एग्रीकल्चर में भी वैसे भी कम है। तो देखो इंडिया की जो एग्रीकल्चर जीडीपी है उसका 0.7% ही हम क्या करते हैं, आपके रिसर्च एंड एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं आपका, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, तो कितना कम करते हैं वो आपको पता ही है। और एक नया मॉडल आया एक्चुअली में, पब्लिक प्राइवेट पीजेंट पॉलिसी पार्टनरशिप, PPP, 5P मॉडल है। तो ये आप इसको मेंस में यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में। 5P मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट, तो PPP मॉडल तो हमें पता ही है, 3P का तो पता ही है, पार्टनरशिप का तो देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो हमें पता ही होता है, अपन इकोनॉमी में पढ़ते भी हैं, मेंस में ये दे भी रखा है और सिलेबस में भी हमारे, लाइक, ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो अब नया क्या आया है, पब्लिक प्राइवेट पीजेंट पॉलिसी पार्टनरशिप, बस 5P मॉडल है। आप इसको नाम याद रखिएगा, मेंस में यूज करिएगा, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा एक मार्क मिल जाएगा आपको। अब आज का जो लास्ट जो टॉपिक होने वाला वो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है। उससे टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं टेक्सटाइल के जिनका यूज किन में किया जाता है, टेक्निकल परफॉर्मेंस में किया जाता है, ठीक है। जैसे हो गया आपके एग्रीकल्चर के कुछ आपके रोड एग्रीकल्चर में यूज हो गया, रोड्स में यूज हो गए कुछ, ठीक है, या रेलवे के ट्रैक्स में यूज हो गया, सॉफ्टवेयर में हो गया, हेल्थ पे हो गया। तो ऐसे
आपके जो टेक्सटाइल जो इन फील्ड्स में यूज होते हैं, जिनका काम मतलब टेक्निकल फील्ड में होता है बेसिकली, तो उनका मतलब ये एस्थेटिक्स वगैरह में नहीं यूज होता है, तो उनको बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। अब यहाँ पे एक इनिशिएटिव, ग्रेट इनिशिएटिव, देखो ये एक्रोनिम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विस्तार था, विस्तार क्या था, एग्रीकल्चर फील्ड में आपके आईसीटी को यूज करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करना, एक्सपेंड करना, बस इतना सा था। तो ऐसे ग्रेट, ग्रेट भी देखो एक अच्छा एक एक्रोनियम है, तो हो सकता है पूछ ले कि ग्रेट इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड है, बस आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है, टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड है। उसमें जो आपके क्या बोल सकते हैं, इनोवेटर्स हैं, जो इन्वेस्ट स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं, उनको वो करने के लिए, ठीक है, ग्रांट देने के लिए। अब ग्रेट इनिशिएटिव और पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ये तो पता ही हो जाएगा, टेक्सटाइल से तो टेक्सटाइल से हो जाएगा। अब इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या कि जो साइंटिस्ट है, कुछ यूथ टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनमें ना टेक्सटाइल को मतलब उनको ये प्रमोट करना है अपने को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल का आपका प्रोडक्शन करें, जिससे इंडिया के जो टेक्सटाइल फील्ड में क्या बन जाए, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। बस इतना याद रखना है। ग्रांट इन एड 50 लाख तक मिलता है, बस कितने मतलब 1.5 ईयर के लिए, बस इतना सा है। और कुछ, हाँ ये थोड़ा सा है कुछ, देखो ये अननेसेसरी डिटेल्स है, मैंने इसको क्रैश करके दे दिया है, ठीक है। बस इम्पोर्टेंट डिटेल क्या है कि पीएम जो मित्र है, पीएम मित्र स्कीम को याद रख सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके जो टेक्सटाइल एंड अपरेजल पार्क्स बनाए जाते हैं, अभी करेंटली 7 पार्क्स बनाए अपलोड किए गए हैं, ये 2021 की स्कीम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टेक्सटाइल, जैसे कोई सपोज करो अहमदाबाद, बहुत आपको पता होगा अहमदाबाद में बहुत ऐसे टेक्सटाइल्स बनते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पे। ऐसे अहमदाबाद की तरह अदर सिटीज में पार्क्स बनाए जाए, मतलब जैसे कोटा हो गया, या मान सकते हो आप यूपी का कोई सिटी हो गया, जैसे लखनऊ हो गया, ठीक है, या मेरठ हो गया। तो मेरठ में ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करना जिससे वहाँ पे टेक्सटाइल फील्ड की जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जाए। मतलब अगर किसी को फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है वहाँ पे, तो उसके लिए जो जो सारी रिलेटेड जो जो सारी यूनिट्स होती हैं, मतलब एक तरह से हब बन जाए। यहाँ से अगर यहाँ पे कोई कपड़ा आया है, तो मतलब जैसे धागा आया है, यान आया है, तो वो सीधा कपड़ा बन के ही बाहर निकले। कहने का मतलब ये, यहाँ पे जो सारी जो पेंटिंग की, मतलब जो भी सारे कपड़े बनाने में जो ये चीजें यूज होती हैं, वो सारी एक जगह अवेलेबल हो जाए, बस ये इनका मेजर टास्क है। तो अगेन देखो नेक्स्ट जो इकोनॉमी के सेकेंड पार्ट होगा, उसमें हम इंडियन रेलवे सेफ्टी से देखेंगे, ठीक है, और अपन उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। सो गाइज, आई एम वेरी श्योर दिस लेक्चर वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, आप इस पे फोकस करिएगा अच्छे से, ठीक है। 2-3 बार इसको देखिए, आपका अच्छे से कवर हो जाएगा इकोनॉमी का फर्स्ट पार्ट। और आप दूसरे लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हो, आईएआर का भी देख सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।